माँ घर में थी तो मुक्ता को रसोई में जाना सहज नहीं लगा था। उसे लगा था माँ सोचेगी कि मैं घर का सब कुछ अपने हाथों में ले रही हूँ बहुत जल्दी, इसलिए जो कुछ जिसके हवाले था उसी तरह रहने दिया। वैसे भी अभी तक उसने दिलीप राय की पसंद या नापसंद को नहीं जाना था, सिवाय इसके कि हर दोपहर को और हर शाम स्टीम की हुई सब्जियों की एक डिश ज़रूर बनती थी जो माँ ने कभी नहीं खाई थी। शायद पसंद नहीं थी, पर वह मेज पर परोसी जाती थी, जिससे लगता था कि वह दिलीप राय के खाने का एक ज़रूरी हिस्सा बनी हुई है। माँ कोई 20 दिन बाद वापस पंजाब चली गई तो मुक्ता ने उसी शाम कुसुम का लिख कर दिया हुआ कागज़ निकाला और पहली बार रसोई में गई। उस दिन मुक्ता ने कच्चे कीमे के कबाब बनाए। संध्या समय दिलीप राय ने हर रोज़ की तरह अपने लिए स्कॉच विस्की का गिलास बनाया और मुक्ता के लिए गिलास में सेबों का रस डाला। तो उस समय मुक्ता ने कुछ झिझकते हुए कबाब की प्लेट मेज पर रख दी। घर में यह उसका पहला प्रयत्न था, इसलिए यह झिझक कुछ और ही तरह की थी और इससे बचने के लिए उसने सेबों के रस वाले गिलास को हाथ में लेकर एक घूंट भरा भी, पर गिलास को होठों से लगाया नहीं। शायद चेहरे को थोड़ी सी ओट की आवश्यकता थी, भले ही वह गिलास की गोलाई की 3 इंच की ओट ही क्यों न हो। अच्छा, दिलीप राय ने कबाब के स्वाद को पहचानते हुए धीरे से कहा और फिर एक नज़र मुक्ता की ओर देखा। मुक्ता का कुछ मुस्कुरा देना स्वाभाविक था, पर अपने होठों में सिमटती हुई यह मुस्कुराहट भी मुक्ता को स्वाभाविक नहीं लगी। लगा कबाब की प्लेट का तो पता नहीं, पर उसने अपने होठों की मुस्कुराहट एक रिश्वत की तरह दी है। मुक्ता की आंखें शर्मिंदा सी नीचे की ओर देखने लगी। फर्श के सफ़ेद सीमेंट में मिले हुए पत्थर के छोटे और काले टुकड़ों आंखों के आगे रेंगने लगे। मन में सहमापन सा आया। यह रिश्वत जो होठों पर एक मुस्कुराहट बनकर आई है, जो कभी शब्द बनकर भी आ सकती है, और मुक्ता को किसी से नहीं अपने होठों से एक भय सा आ गया। पर इस भय में से एक और अलग तरह का भय उभरा। नहीं, दिलीप राय के सामने उसके होठ शब्दों की रिश्वत नहीं दे सकेंगे। ये केवल घबराकर किसी दिन किसी भी घड़ी सिसक उठेंगे और घर की हवा से उस गुनाह की स्वीकृति फैल जाएगी जो अभी केवल उसके मन में दबा हुआ है, एक संकोच सा। मुक्ता की आंखें ऊपर नहीं उठ रही थी। दिलीप राय ने संकोच को समझा, पर संकोच की भयानकता को नहीं। कहा मिस दिल्ली के हाथों के बने कबाब भी मिलेंगे, यह नहीं सोचा था। मन के सेंक से होठ भी पिघले और दिलीप राय ने निकट आकर मुक्ता के होठों को छुआ। महक विस्की की भी नहीं थी, भुने हुए कबाब की भी, और दिलीप राय की सांसों की भी। मुक्ता महक में भीग गई। मन गीला हो आया तो मुक्ता को लगा जैसे आंखों का कर्म आज मन के हिस्से में आ गया हो। मिस दिल्ली, दिलीप के होठों के पास एक हल्की सी शोखी आई। कुसुम ने बताया था। मुक्ता ने धीरे से पूछा, क्या? कि मिस दिल्ली बनना चाहती थी। हाँ, पर बन नहीं सकी। बन सकती थी, मुश्किल बाहर नहीं थी, अंदर थी, घर में। घर से इजाज़त नहीं मिलती, मैं जानता हूँ। फिर जो बन सकी। मुक्ता कुछ कहते कहते चुप हो गई। कहना चाहती थी, फिर मिस दिल्ली क्यों कहते हो? पहली रात भी यही कहा था। मुक्ता को पहली रात भी इस शब्द में से एक हल्के से व्यंग का अनुभव हुआ। आज भी हुआ, पर पूछना चाहकर भी पूछ नहीं सकी। लगा हवन की अग्नि हाथों में एक संबंध थमा सकती है, पर उसकी लौ मन के अंधेरे कोनों तक कभी नहीं पहुंच सकती, और वह कोने किसी भी संबंध की सीमा के बाहर रह सक जाते हैं। दिलीप राय मुक्ता के बिल्कुल पास आकर हंस से पड़े। बोले, अगर अखबारों में छपता क्या सिर्फ तभी माना जाता? कोई वह खबर भी सच्ची हो सकती है जो अखबार के बाहर रह जाए? क्या मतलब? फॉर्म भरा जाता तो आखिर यह फैसला भी किसी आदमी ने ही करना था ना? हाँ, जो कोई भी जज होता।
कोई जज या जूरी? पर वह मैं भी तो हो सकता हूँ, क्या यह काफ़ी नहीं? मुक्ता ने पूरे मन से मुस्कुराना चाहा। लगा, अगर यह अर्थ केवल इतने ही हैं, सीधे और सीमित, तो उसके लिए इनका अखबारों के बाहर रह जाना उससे भी अधिक गंभीर है, जितना कि अखबारों के अंदर आ जाने से होता। यह खबर सिर्फ कुछ दिनों के लिए होती, और यह जो अखबारों के बाहर है, उम्र भर के लिए हो सकती है। पर मुक्ता चाहकर भी मुस्कुरा न सकी। लगा, इंसान के मन को अखबार की तरह साधारण आंखों से नहीं पढ़ा जा सकता। कल इतवार है मिस दिल्ली। मेरा ख्याल है पूरी दिल्ली नहीं देखी होगी आपने। सवेरे बहुत तड़के दूर तक जाया जा सकता है, एक लॉन्ग ड्राइव। दिलीप राय ने कहा तो मुक्ता का मन सहज हो आया। यह आज पहला दिन था जब दिलीप राय ने मुक्ता को अपने साथ कहीं चलने के लिए कहा था। वह पिछले दिनों में 3 बार घर से बाहर गई थी, अपने माता पिता से मिलने के लिए। तो तीनों बार घर का ड्राइवर उसे सवेरे के समय गाड़ी में ले गया था, संध्या समय ले गया था। दिलीप राय न वहाँ उसके साथ गए थे और न कहीं और साथ चलने के लिए उसने कहा था। इसका कारण मुक्ता ने अपने मन में ही खोज लिया था कि घर की दुर्घटनाओं के बाद यही स्वाभाविक हो सकता था। आज उन्होंने सवेरे एक लॉन्ग ड्राइव के लिए कहा तो मुक्ता को लगा जैसे वह दुर्घटनाओं की सीमा को पार करके कुछ इधर उसकी ओर आ रहे हों। सवेरे बहुत तड़के उठना था। दिलीप राय ने चाय का थर्मस और पनीर बिस्कुट जैसी कुछ चीज़ें साथ रखने के लिए कहा था। इसलिए मुक्ता का रात के पिछले पहर में ही उसकी आंखें खुल गईं, तो फिर नींद नहीं आई। यह रात के पिछले पहर का जाग जाना मुक्ता के मन पर ठंडी ओस की तरह गिरने लगा। क्या वह सचमुच दुर्घटनाओं की सीमा को पार करके कुछ इधर उसकी ओर आ रहे हैं, या उसका हाथ पकड़कर उसे भी परे दुर्घटनाओं की सीमा के अंदर ले जा रहे हैं? लगा, शायद इसी तरह वह उसके साथ एक लंबी ड्राइव पर जाया करते होंगे, इसी तरह चाय का थर्मस उसके साथ रहा करती होगी। मुक्ता ने चौंक कर अपने हाथों की ओर देखा। विश्वास नहीं हुआ। इन नए हाथों से क्या सचमुच उनके पुराने दिनों को थामा जा सकेगा? कांपते हुए हाथों से मुक्ता ने अलमारी के पास जाकर अलमारी को खोला और वह चाबी निकाली जो माँ ने जाते समय दी थी। कहा था, यह पहली के ट्रंक की चाबी है। तेरा जी करे तो खोलकर चीज़ें निकाल कर बरत लेना, जी करे तो किसी को दे देना। और मुक्ता ने दबे पांव स्टोर में जाकर वह ट्रंक खोला जिसमें पहली के कपड़े रखकर वह ट्रंक बंद कर दिया था। कई साड़ियां मुक्ता ने हाथों से उठाई, फिर रख दी। यह नहीं पता चल रहा था नए हाथों से पुराने दिनों को पकड़ने के लिए किन धागों का सहारा लिया जा सकता है। एक साड़ी आंखों को अलग सी लगी, रंग बिरंगी पतली लकीरों के जाल में लिपटी हुई। ख्याल आया, शायद ये वही हो जो कुसुम ने बताया था कि वे फ्रांस से लाए थे। मुक्ता ने ट्रंक को बंद करते हुए वह साड़ी बाहर रख ली और गुसल खाने में नहाने के लिए चली गई। और नहाकर उस साड़ी को पहनते हुए उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वे कपड़े नहीं, जन बदल रही हो। अभी अंधेरा था जब गाड़ी में चाय और बाकी चीज़ें रखवाकर मुक्ता ने दिलीप राय को जगाया। जागने और तैयार होने के वक्त दिलीप राय ने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाहर आकर गाड़ी में बैठते समय एक बार उन्होंने मुक्ता की ओर देखा तो मुक्ता को लगा उनकी नज़र साड़ी के पल्ले पर अटक गई है। पर दिलीप राय ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप गाड़ी चलाने लगे और मुक्ता गाड़ी की खिड़की से दिल्ली के खंडहरों को देखती हुई अपने में उतर गई। न जाने इस दिल्ली ने मेरे भीतर कितनी बार बनना उभरना है और कितनी बार खंडर होना है।